सो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन का लेक्चर 1 में हम सब पढ़े थे कि दो लीनियर एक्सीलरेशन क्यों आता है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू है, सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या वैल्यू है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, ये डेरिवेशन करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, हम अच्छे से देखेंगे आज। उससे पहले देखिए, हम लोगों ने बोला कि अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है सर्कुलर मोशन में, अगर एक पार्टिकल होगा, अगर कोई भी एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा एंड अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है उसी पार्टिकल का, तो आपको क्या करने हैं ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालना है, फिर आप नेट एक्सीलरेशन निकालेंगे। हर वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में रहता है उसका दो एक्सीलरेशन होता है, दो लीनियर एक्सीलरेशन होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता कहां से है रे भाई ना, ये आता है ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, है कि ना, वेलोसिटी। एंड जो मेरा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है वो कहां से आता है ना, एसी क्या है मेरा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। एंड ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहां से आता है ना, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना। ये आपको पहले याद रखना है, इतना याद रख लो आप पहले, ठीक है। एंड मेरा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है ना, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या होता है ना, आप जो पॉइंट पे निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एंड द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के वजह से टेंजेंशियल फोर्स आता है m/at एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स आता है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन फॉर ए बॉडी, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, हम उसके लिए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि जो सर्कुलर मोशन होता है 3 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए हम डिराइव करते हैं, लिख लेंगे ना, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है रे भाई ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जहां पे मेरा स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। कौन सा स्पीड ना, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है। मतलब जो पार्टिकल जो घूम रहा होगा, जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा, उसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। और एक कौन सा स्पीड ना, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा ना। जो भी पार्टिकल, ध्यान से समझिए, जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का क्या ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगा, वो कांस्टेंट होगा
एंड कौन सा वेलोसिटी का ना, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का जो स्पीड होगा ना वो कांस्टेंट होगा। एंड हमें पता है, ध्यान से समझिए, हमें पता है अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट होगा, बात समझिए, अगर स्पीड चेंज नहीं होगा देन हमेशा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू 0। हाँ कि ना रे भाई? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता क्यों है ना? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता इसीलिए है क्योंकि स्पीड चेंज होने से, अगर आपका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा देन आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका 0 क्यों होता है? क्योंकि आपका यहां पे जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है देन उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है, ठीक है ना, कौन सा वैल्यू? स्पीड का वैल्यू, वो कांस्टेंट होता है। एंड क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आता है। एंड जो टेंजेंट होता है ना वो आपको वेलोसिटी देता है, डायरेक्शन देता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट देता है। अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होता है तो अलग अलग डायरेक्शन आता है, ठीक है ना। अब यहां पे बात आता है कि मेरा यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया तो बचा कौन सा ना, मेरा एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, एक था टेंजेंशियल एक था सेंट्रीपेटल। तो यहां पे टेंजेंशियल 0 हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे मेरा नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, ये 0 है प्लस एससी, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, एससी। तो यहां पे जो भी एक्सीलरेशन आएगा, कहां पे ना, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वहां पे जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो सर्कुलर, दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ही होगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरा यहां पे 0 होगा। एंड 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा स्पीड कांस्टेंट है। जब तक मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा। एंड देखो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ओमेगा कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट होने से डी ओमेगा बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर आपका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? रखिए, आपको इतना याद रखना है, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, खत्म, हाँ कि ना रे भाई? क्लियर ना? तो अभी हम निकालेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्यों आएगा? क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन तभी आता है जब डायरेक्शन चेंज होता है। एंड यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे ना, द लीनियर एक्सीलरेशन डिफाइन कर लेते हैं। द लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, experienced by the particle, linear acceleration experienced by the particle moving in circular motion, which is due to चेंज इन द, किस लिए आता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन? किस लिए आता है ना, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी, द डायरेक्शन का वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना। एंड इज डायरेक्टेड along the radius towards the center, तो लीनियर एक्सीलरेशन देखो इज नोन एज उसको क्या बोलते हैं? नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है क्या ना, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन वही लीनियर एक्सीलरेशन है
जो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के वजह से आता है, एंड वो किधर होता है ना, अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो ये जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है वो किधर होता है ना, टुवर्ड्स सेंटर होता है एंड अलोंग द रेडियस होता है। ये रेडियस है मेरा, ये ओ, ये पॉइंट ए लेंगे तो अलोंग ए टू ओ होता है, ठीक है, ये होता है ए सी। एंड जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे ना, इतना हमें याद रखने अच्छे से। तो यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन आएगा, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा, उसका जो नेट एक्सीलरेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के वजह से आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है। तो नेट एक्सीलरेशन क्यों आएगा, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन सिर्फ आएगा, ड्यू टू वेलो स्पीड चेंज होने की वजह से नहीं आ रहा है। तो अभी हमें एक्सीलरेशन निकालना है। अब एक्सीलरेशन मतलब हमें क्या पता है रे भाई ना, हमें पता है एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी बाय चेंज इन द टाइम, है कि ना, चेंज इन द टाइम। तो अगर हम कैसे भी करके जो पार्टिकल यहां पे घूम रहा होगा उसका अगर हम देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम है एक्सीलरेशन निकालना, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल है नहीं, तो हमारा एम है एक्सीलरेशन निकालना। एक्सीलरेशन हम क्या पढ़े, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स जब पढ़े कि हमारा एक्सीलरेशन होता क्या है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो अगर मैं कैसे भी करके चेंज इन वेलोसिटी ले आऊंगा, नॉट चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी ले आऊंगा, देन मेरा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो मैं कैसे भी करके जो पार्टिकल यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका मैं चेंज इन वेलोसिटी ले आऊंगा। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी ले आऊंगा देन मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो मेरा एम वही है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सो लेट हम ऐसा एक पार्टिकल लिए, कंसीडर ए पार्टिकल जिसका मास m होगा। एक ऐसा पार्टिकल आप लीजिए जिसका मास m है, ठीक है ना, जिसका मास है m। एक ऐसा पार्टिकल लीजिए जिसका मास है m, एंड वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ना हर एक जगह पे उसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। लेट ऐसे हुआ कि जो पार्टिकल है, ध्यान से समझिए, लेट एक ऐसा हुआ कि जो पार्टिकल है t1 टाइम में ए पॉइंट में था, t सेकंड में ए पॉइंट में था, बट थोड़ी देर के बाद मतलब एक स्मॉल टाइम के बाद क्या हुआ पार्टिकल कि t2 इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा t सेकंड में है। समझिए बात को। लेट ऐसे हुआ कि जो पार्टिकल में a में था बट वो कहां चला गया, b को चला गया, a से b चला गया, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसका ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है, अपवर्ड, है कि ना। हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूरा एक्सप्लेन किए थे लेक्चर 1 में, ठीक है, वो आप थोड़ा देख लेना। तो लेट ऐसे हुआ, लेट v1 इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एट द पॉइंट ए। वैसे v2 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट बी। तो ये OA एंड OB सेम है, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू R, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, है कि ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। एंड हमें पता है हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देगा, उसी पॉइंट पे टेंजेंट। तो ए में कौन देगा डायरेक्शन ना, ए में जो टेंजेंट आएगा वो देगा डायरेक्शन। मतलब यहां पे क्या है ना, जो v1 है
वो परपेंडिकुलर है किसको, ओ ए को, है कि ना। वैसे बी में कौन देगा डायरेक्शन ना, बी में जो टेंजेंट आएगा ओ देगा बी का बी में वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे कि जो v2 है वो परपेंडिकुलर किसको है, ओ बी को, है कि ना। बट कुछ भी हो जाए ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, v1 का जो मैग्नीट्यूड है v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है कि ना, वो कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है, जो स्पीड में, जो स्पीड का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है कि ना। अब देखिए, तो हमें अभी पता है ये कि ये v2 ये OB को परपेंडिकुलर है एंड ये v1 OA को परपेंडिकुलर है कि ना। अब देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे, अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम निकालते हैं v1 v2 के बीच एंगल। लेट ऐसे हुआ जब आप ए से बी गए, एक स्मॉल टाइम में गए, है कि ना, डेल्टा टी स्मॉल टाइम में गए, तो स्मॉल टाइम में आप जो एंगल कवर करोगे वो भी छोटा ही होगा। तो डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा क्या है, द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक ना, जब आप ए से बी गए कितना टाइम में गए, डेल्टा टी में, द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, है कि ना, डेल्टा टी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, इसको एक नया डायग्राम बनाया जहां पे ये O है, तो मैंने क्या किया, इसको O से A एक पॉइंट लिया, O से B एक पॉइंट लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने टेंजेंट v2 ड्रॉ किया, यहां पे मैंने टेंजेंट v1 ड्रॉ किया। तो मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने इस डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं, सो दैट मुझे v1 v2 के बीच एंगल पता चल जाए, ठीक है, v1 v2 के बीच में एंगल पता चल जाए। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो ये जो लाइन है इसको v1 परपेंडिकुलर है कि ना। अब देखिए थोड़ा सा, अब O से B थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, O से B देखो ये मेरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये v2 जो है OB को परपेंडिकुलर है कि ना। तो मैंने क्या किया, ये जो v2 है, v2 को मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, कर सकता हूं ना, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ कि ना, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट करके मैंने क्या किया, यहां पे लिया v2, ध्यान दीजिए मैंने यहां पे v2 लिया, ठीक है, यहां पे v2 लिया, एंड देखो ये मेरा लेट a पॉइंट है, लेट ठीक है, a डैश पॉइंट है, एंड लेट ये मैंने b डैश पॉइंट लिया, लेट लिया, एंड मैंने देखो ये दोनों पैरेलल लाइन में ये OB जो है एक ट्रांसवर्सल है ना, ये OB जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो मैंने इसको क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लिया। तो अगर मेरा ये O बनेगा, ध्यान दीजिएगा, O बनेगा, ये मेरा डेल्टा थीटा है ना, देखिए डेल्टा थीटा किसके बीच में है, OB एंड OA के बीच एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ओनली टू नो द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। मुझे ये पता करना है कि v1 एंड v2 के बीच एंगल कितना है। v1 इज परपेंडिकुलर टू OA, v2 इज परपेंडिकुलर टू OB, बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, मुझे O जानना है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं ड्रामा, समझ रहे। अब बताइए यहां पे मैं अगर बोलूंगा कि अगर ये डेल्टा थीटा होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा, कुछ गलत बोला, हाँ कि ना रे, अल्टरनेट एंगल आप बोलते हो। अब देखो ये बात है कि ये जो v2 है ये परपेंडिकुलर है, कहां पे, इसको परपेंडिकुलर है, देखो 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा डेल्टा थीटा होगा, ये कितना होगा रे भाई, 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना। बट आपको ये भी पता है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है कि ना, उनमें से अगर ये 90 होके ये 90 माइनस थीटा चला गया तो ये कितना एंगल बचेगा, डेल्टा थीटा। तो v1 v2 के बीच एंगल कितना आया, डेल्टा थीटा ना।
तो यहां पे हमें क्या पता चल गया कि द एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इक्वल टू कितना, डेल्टा थीटा। पता चला कि नहीं बताइए। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। देखो V1 ऐसा था, मैंने V1 रखा, V2 ऐसा परपेंडिकुलर था। देखो मैं V2 को अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूं, वो तो V1 के साथ कभी ना कभी तो मिलेगा ना, मिला। तो अब देखो V2 जो है वो OB को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये डेल्टा थीटा होने से ये डेल्टा थीटा हुआ, ये टोटल 90 डिग्री था। तो अगर ये डेल्टा थीटा होगा, वो जो रेस्ट बच जाएगा कि ना, ये दोनों मिलके 90, ये डेल्टा थीटा हो गया, तो ये कितना 90 माइनस डेल्टा थीटा है कि ना, 90 माइनस डेल्टा थीटा। अब देखो ये टोटल डेल्टा 90 है, तो ये अगर 90 माइनस डेल्टा थीटा चला गया, ये कितना बचेगा, डेल्टा थीटा। तो मुझे यहां पे पता चल गया ये कि द एंगल बिटवीन V1 एंड V2 कितना है रे, ये V1 है, ये V2 है, V1 V2 के बीच एंगल कितना है रे, 90 डिग्री। पता चला कि नहीं बता हो रे। तो अगर मैं ऐसा लूंगा, लेट ये ओडेस लेट, ये मेरा P, ये मेरा Q लेट लिया, ठीक है, ओडेस P Q। तो ये ओडेस P का डायरेक्शन क्या है, ओडेस से P है, V1 है ये, है कि ना, V1 है। ओडेस Q का डायरेक्शन क्या है ना, ये ओडेस से Q है, ये मेरा V2 है। V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 का मैग्नीट्यूड, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू V इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हैं ना, है ना। अब बताइए V1 V2 के बीच एंगल कितना आया मेरा, डेल्टा थीटा, है कि ना, डेल्टा थीटा आ गया। अब बताइए अगर मैं यहां पे ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करूं, ये वाला डायग्राम में ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करूं, मेरा क्या होगा, ये ओडेस P एंड PQ वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर एंड ओडेस Q जो है डिफरेंट ऑर्डर में। तो हमें पढ़ाया गया ट्राइंगल्स लॉ में, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे वो दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो तीसरा वेक्टर होगा डिफरेंट ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट बनेगा। तो ये यहां पे अगर हम ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल्स लॉ इन ओडेस PQ, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल्स लॉ इन ट्राइंगल ओडेस PQ, ओडेस P एंड PQ आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना। ओडेस P एंड PQ वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना, सेम ऑर्डर, बट ओडेस Q इज इन डिफरेंट ऑर्डर, है कि ना भाई, डिफरेंट ऑर्डर। इसका मतलब ओडेस Q विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ओडेस P एंड PQ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे ओडेस Q वेक्टर इक्वल्स टू ओडेस P प्लस PQ, है कि ना। अब ओडेस Q मतलब क्या है, V2, ओडेस P मतलब क्या है, V1। तो अब बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V2 इक्वल्स टू PQ प्लस V1, है कि ना। देखिए ओडेस Q V2, ओडेस P V1 PQ। तो अब बताइए PQ क्या हो जाएगा रे भाई मेरा ना, PQ इक्वल्स टू V2 माइनस V1। हमें पता क्या है, V2 माइनस V1 मतलब क्या रे, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये PQ वेक्टर जो है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V भी वही है कि ना रे। तो इसका मतलब ये है द PQ वेक्टर, द वेक्टर और the line representing PQ, the line represents the vector delta V which is equals to change in velocity। तो अगर मैं डेल्टा V का मैग्नीट्यूड ले आऊंगा, डेल्टा V का वैल्यू ले आऊंगा, वो जो भी वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, है कि ना रे। तो अगर मैं ये चेंज इन वेलोसिटी ले आऊंगा, देन मैं यहां पे यूज कर लूंगा, इक्वेशन 1 में यूज कर लूंगा, तो मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा, है कि ना रे भाई। तो मेरा ये अभी एम है कि मैं ये चेंज इन वेलोसिटी PQ वेक्टर ले आऊं। अब ये ट्राइंगल को देखो, अब हम लोगों ने बोला था कि स्मॉल टाइम में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ।
अब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो करेस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी छोटा ही होगा, है कि ना, वो भी छोटा ही होगा। सो देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, दैट इज डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का करेस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस, ए बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी देखिए बात समझिए, ये छोटा सा एंगल है, एंड छोटा सा एंगल है बोल के, ये छोटा सा एंगल है बोल के ये ओ ए बी ट्राइंगल एंड ओ डैश पी क्यू ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर एज द एंगल, ध्यान से समझिएगा, एज द एंगल डेल्टा थीटा इज सो स्मॉल, सो क्या होगा, सो द ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी एंड ओ डैश पी क्यू, ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू। बात समझ रहे हैं? अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए आप क्या पढ़े हो, इसका बेस बाई इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, रेशियो सेम होता है रे, बेस बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस, वो जो रेशियो आता है ना वो सेम आता है, समझ रहे हैं? तो अब बताइए डेल्टा थीटा का जो सामने वाला साइड है दैट इज ए बी, दैट इज डेल्टा एस, इसका डेल्टा थीटा का जो सामने वाला साइड है उसका रेशियो, ध्यान से समझिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है। मतलब इसका अगर मैं ए बी लूंगा डेल्टा एस, ठीक है, इसका देखो डेल्टा थीटा का सामने वाला साइड, डेल्टा थीटा का सामने वाला साइड का रेशियो सेम है। अगर मैं डेल्टा थीटा को लग के ओ ए लूंगा, डेल्टा थीटा को लग के ओ डैश पी लूंगा, उसका रेशियो सेम होगा। ध्यान से समझ रहे हैं? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है, जो साइड का रेशियो आता है ना वो सेम होता है। तो मैं क्या करूंगा, तो सिमिलर है इसीलिए मैं क्या करूंगा यहां पे ना, डेल्टा थीटा का सामने वाला साइड कौन है, ए बी किसका, ओ ए बी ट्राइंगल का, वैसे ओ डैश पी क्यू का कौन सा है, डेल्टा थीटा का सामने वाला पी क्यू इक्वल टू डेल्टा थीटा को लग के कौन है, ओ ए, यहां पे डेल्टा थीटा को लग के क्यों कौन है, V1 और V2। आप अगर देखो ओ ए लोगे V1 लीजिए, ओ बी लेंगे V1 लीजिए, क्योंकि V1 V2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ओ ए ओ बी का जो वैल्यू है वो भी सेम है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये मेरा वैल्यू जो है V है मैग्नीट्यूड, ये भी वैल्यू V है कि ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, ओ ए बाई ओ डैश पी लीजिए, तो ये क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा भी, पी क्यू क्या आया, डेल्टा वी, है कि ना, इक्वल्स टू ओ ए मतलब रेडियस आर, है कि ना, ओ ए मतलब क्या है, रेडियस आर, एंड ओ डैश पी मतलब क्या है, V1। अब हमें पता है कि V1 का जो वैल्यू V2 का वो वैल्यू V, क्योंकि स्पीड जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एंड ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है रे भाई, मैग्नीट्यूड को ना। एक वेक्टर का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, है कि ना। तो अभी आप ले लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी उधर लीजिए, है कि ना, डेल्टा वी उधर ले लीजिए, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा वी उधर गया, V1 इधर आएगा, आर इधर आएगा, तो डेल्टा एस V1 बाई आर। अब V1 मतलब V, तो डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा एस V बाई आर। डेल्टा V आ गया, तो ये इक्वेशन 2 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज कीजिए, इक्वेशन 1 में यूज कीजिए। डेल्टा बी चेंज इन वेलोसिटी हमें चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम ये इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो यूज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन 1 क्या था, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया अभी मेरा, डेल्टा v इक्वल्स टू v बाई आर इंटू डेल्टा एस, है कि ना, यूज कीजिए। तो a क्या हो जाएगा मेरा ना,
v बाई आर इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है कि ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू वी बाई आर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो हमने पढ़ा क्या, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू वी, है कि ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर इंटू वी। तो a क्या हो जाएगा मेरा ना, वी स्क्वायर बाई आर। बट ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है ना, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, हाँ कि ना रे भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है क्या, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आप ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। क्यों लिखे पता है ना, एज द मोशन इज, किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ समझ रहे हो रे, हाँ कि ना बोलो। एज द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो एक्सीलरेशन आएगा यहाँ पे ऐसी ही होगा, क्योंकि मेरा टेंजेंशियल जीरो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है कि ना। अब जो सर्कुलर मोशन में हमें पता है, ये मेरा आ गया एक्सप्रेशन, आ गया डेरिवेशन खत्म आपका, ठीक है ना, इक्वेशन 3। बट हमें पता क्या है, हमें पता क्या है ना, ए सी इक्वल टू आ गया मेरा वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 3। v इक्वल टू क्या पता है, ओमेगा आर। तो ए सी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ कि ना, समझ रहे हैं बात को। अब v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर, है कि ना। तो अभी देखिए ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। अब यहां पे ही हम लोग क्या कर देंगे, देखो v स्क्वायर था, है कि ना, v स्क्वायर बाई आर। तो हम क्या करेंगे ना, v बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा डाल सकते हैं, है कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू v बाई आर इंटू वी। तो v बाई आर मतलब ओमेगा, तो ए सी और क्या हो जाएगा, ओमेगा v, इक्वेशन 5। ये सब हम किए थे, बट ये जो पूरा लंबा वाला डेरिवेशन है आपका स्कूल बोर्ड में आ जाएगा। जो केवी में पढ़ रहे हैं या तो डीएवी में पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हम याद रखेंगे। फिर हमें ओमेगा मतलब पता है, ओमेगा मतलब पता है 2 पाई बाई टी। तो यू कैन यूज दिस वैल्यू ओवर हियर। तो आपका और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर। तो दैट विल बी ए सी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उनका स्कूल एग्जाम में आ जाता है। जो एनुअल एग्जाम होता है ये, या तो जो टर्म एग्जाम होता है उस पर डेरिवेशन पूरा पूछ लेता है। तो आपको ये पूरा डेरिवेशंस करने विथ ऑल दिस डायग्राम्स करने हैं, ठीक है। तो V1 V2 के बीच एंगल क्यों हुआ ये आपको मैं बताया यहाँ पे, वो सब चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स का डेरिवेशन। तो जो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका AT 0 है, तो उसका FT भी 0 ही होगा। तो जो फोर्स आएगा वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स ही होगा, है कि ना। वो कितना हो जाएगा, m इंटू एस सी। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना, m v स्क्वायर बाई आर। अकॉर्डिंगली दैट आप बाकी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे ओमेगा मैंने 2 पाई बाई टी लिया, ओमेगा आप 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। यू कैन यूज दिस वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप v इक्वल्स टू ओमेगा आर लेंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स फिर से चेंज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ऐसे आपका अलग अलग एक्सप्रेशंस आएंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा डिराइव कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। एंड जो भी हो आप प्रैक्टिस तो करना जरूरी है डेरिवेशन 11th का एग्जाम के लिए। एंड जब आप एंट्रांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं इतना डेरिवेशंस नहीं चाहिए, बस समझ लो, खत्म, ठीक है ना। तो होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।